हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2, जो कि है एनर्जी एंड पावर के बारे में। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो हमें काम करने के लिए कितनी कैपेसिटी हमारे अंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम डूइंग वर्क। इट इज मेजर्ड बाय द वर्क द बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग। मतलब एक बॉडी कितना वर्क कर सकती है, यानी मैं कितना वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, कम वर्क कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कम एनर्जी है, राइट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी को मेजर किस में करते हैं? एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, एज वर्क आल्सो मेजर्ड इन जूल्स। मतलब दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर हम लोग वर्क कर सकते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी है, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क कर नहीं सकते। ठीक है, तो एनर्जी भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? जूल में, और उसका डायमेंशन भी होगा ml² T⁻⁻²। तो हमारे पास दो टाइप की एनर्जीज होंगे, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर बात करूं मैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी की एनर्जी जो है मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी आएगी, गेन करेगा वो एनर्जी। मतलब अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी डेवलप हुई, राइट, इसीलिए मैं स्पीड भी भाग सकता हूँ। मतलब स्पीड इंक्रीज होने से मेरी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो उसका मतलब क्या है? वो एनर्जी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ठीक है, अब इसको कुछ वेलोसिटी मिली, कुछ देर के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया था कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके। ठीक है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v। एक्सेलरेशन मिलने के बाद क्या? एक्सेलरेशन मिलने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ओके, अब हम लोग यहां से वर्क निकालेंगे कि कितना वर्क किया है मैंने। व्हाट इज वर्क डन? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर ही लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो cos 0 हो जाएगा। cos आई मीन cos 0 विल बी 1। तो यहां से अगर देखूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट नाउ? डिस्प्लेसमेंट हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, यानी v² - u² इज इक्वल टू 2as हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, तो u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी v विल बी इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या आएगा इधर से? s विल बी इक्वल टू v²/2a। s क्या आएगा हमारा? v²/2a। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, s विल बी इक्वल टू v² डिवाइड बाय 2a। सो देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू a से a चला जाएगा तो बचेगा क्या? हाफ mv²। so this work done will be stored in a body as kinetic energy. so therefore kinetic energy का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाफ mv²। ये हो जाएगा क्या? हाफ mv²। इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। वो क्या वजह से प्रोड्यूस होगी? ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ mv²। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को मोस्टली यू से डिनोट करते हैं। चलो देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनिशियली मेरी बॉडी इधर थी, फाइनली कुछ हाइट पे चली गई, तो मतलब चेंज इन पोजीशन आया। अब अगर चेंज इन पोजीशन आ रहा है तो मेरे अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मेरे पास वेलोसिटी आई यानी मोशन में आई बॉडी, तो हमारे पास कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब बॉडी की हाइट में अगर चेंज आया, तब डेवलप होने वाली एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियली मान लेता हूं मैं कि एक बॉडी m है इस पॉइंट पे। ठीक है, कहां से? ग्राउंड से h हाइट दूर है। ठीक, तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी इसके पास, जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगी। मतलब हमेशा पोटेंशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब है, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी मैंने पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी जो है लाइक उसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला 0 होना है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहती है तो वो क्या करेगी? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये कहां जाना चाहेगी? नीचे। मतलब जो भी प्रोसेस जो है नेचुरली हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग। ये याद रखिए, आगे काम आएगा ग्रेविटेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं इस बॉडी के पास m है,
तो इधर कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। तो कुछ h हाइट ऊपर है, तो बॉडी जब आके नीचे की तरफ इधर कोलाइड करेगी, ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में इसके पास कितनी पोटेंशियल यानी कितना वर्क करना पड़ा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन फोर्स इसका नीचे लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, फिर से cos 0 1 होगा, तो f into s लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज mg हियर, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक यानी h, डिस्प्लेसमेंट इज h। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग कह सकते हैं mg into h, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल, क्या वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन। अगर वैसा हुआ तब हमारे पास जो एनर्जी गेन होगी उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप एक झूले में बैठे हैं, ठीक है, अब एक झूला जो है इनिशियली यहां था, फाइनली यहां चला गया, तो इनिशियली उसके पास कोई पोटेंशियल, अगर इसको रेफरेंस मानूं मैं, इनिशियल पॉइंट रेफरेंस मान लूं, तो इनिशियली इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, तो कुछ हाइट पे जाने के बाद उसके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि हम लोग ऊपर आ गए। ओके, तो अब इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी थी जिसकी वजह से वो ऊपर गया, उस पॉइंट पे थी काइनेटिक एनर्जी, राइट। उसके पास क्या था, उसके पास था वेलोसिटी, तो उस वजह से वो ऊपर गई। जैसे ऊपर जाएगी, रेस्ट पे क्यों आएगी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और उधर डेवलप होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग टोटल एनर्जी में और डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, it states that the change in kinetic energy of a body is equal to the work done on it by the net force। मतलब work done is equal to change in kinetic energy कह रहा है। okay, चलो देखते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी थी ऑफ मास m जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको एक्सेलरेशन मिलते ही क्या होगा, ये कुछ डिस्प्लेस करेगी और इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ओके, चलो तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी हमारी, हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अच्छा इधर एक बात आपको कह दूं कि जो v आया है, v इज स्पीड नॉट वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, स्पीड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारा वर्क डन जो था स्केलर था, एनर्जी भी क्या है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। तो अब यहां से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल निकल गए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और सेम डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए cos 0 फिर से 1 हो जाएगा। चलो, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब इधर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इधर एक ही फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी नेट फोर्स का है इसने, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट इज एफ, एफ जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एस क्या हो जाएगा, एस हम लोग साइड में निकाल लेते हैं इधर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से अगर s की बात करूं तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है, u भी है और v भी है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं s की जगह। अच्छा s लिख लेता हूं, नीचे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ma इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये a से a चला जाएगा, बचेगा क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ mu स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स। टोटल जो भी फोर्सेस होंगे, जितने भी फोर्सेस होंगे, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, फ्रिक्शन हो, एयर रेसिस्टेंस हो, नॉर्मल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होंगे उनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी। अब अल्टरनेट प्रूफ, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक और प्रूफ देख लेते हैं कि कैसा होगा। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, राइट। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो क्या होगा, d k e, k बोल लेता हूं चलो मैं,
जिससे आपको सॉल्व करना इजी है। हाँ चलो, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी के बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब हाफ एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी के अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू हाफ एम कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है देखते हैं, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वी डी वी बाई डी टी, यही हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 2 चला जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि व्हाट इज डीवी बाई डी टी, dv by dt is nothing but acceleration, right? dv by dt क्या है, acceleration, right? change in velocity by change in time। हाँ, तो ये हो जाएगा ma into v। what is ma? force is equal to ma। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि f is equal to m into a, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं कि dk upon dt is equal to f into ma, sorry f into v, राइट? एम ए को मैं एफ कहता हूं और इंटू वी। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओह नाइस, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी से डी टी चला जाएगा, बचेगा क्या, डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो ये कहां से कहां तक होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये x इनिशियल टू x फाइनल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ d के विल बी k फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, f कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x विल, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ f dx क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx इज नथिंग बट वर्क डन। ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस वन, अगर इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां से भी ये प्रूफ होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्या कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अगर मान लो कि मैं अपनी पूरी बॉडी और इसको एक सिस्टम मान लूं तो ये हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, अलग से एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। एनर्जी दैट इज नथिंग बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब इसमें होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, कितनी हाइट, h हाइट ऊपर है, जिसका मास है m, और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं पॉइंट A। तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि हाइट पे है और इसको पकड़ के रखा हूं, तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है यानी स्पीड नहीं है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी जो भी एनर्जी होगी दैट विल बी नथिंग बट टोटल एनर्जी। चलो देखते हैं, और एक और पॉइंट इधर लेता हूं मैं, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो इस पॉइंट को मैं बी बोल लेता हूं जो कि यहां से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और आते आते वो सबसे नीचे आएगा, इस पॉइंट को मैं बोल लेता हूं c, जो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा टोटल h माइनस x। ठीक है, अब तीनों पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या टोटल एनर्जी बराबर है, अगर बराबर है तो ये वाला हमारा डेफिनेशन जो है वो सही है कि हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन एनर्जी क्या होगी, वो होगी कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट होगी। तो चलो चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट के ऊपर देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, कहां पे, ए पे। ओके, तो अब टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम लोग रेफरेंस ग्राउंड को मान रहे हैं तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगी mg into h, राइट, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, मतलब ये हो जाएगी 0। सो देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए विल बी mg into h। आ गई ए पॉइंट पे। अच्छा, देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर
ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है तो उसके पास होगी एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से ऊपर या नीचे है, यानी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को मानते हैं, तो ग्राउंड से अगर ऊपर या नीचे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों है साथ में कि वो ग्राउंड से ऊपर भी है और उसके पास स्पीड भी है तो दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे अगर देखें इनिशियली तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। मैं कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, हाँ बराबर होगी, हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया है। अब अगर पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी में क्या होगा कि जैसे से ये नीचे आता जाएगा यानी ड्रॉप करूंगा तो इस पॉइंट पे ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, राइट। इसको मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी एट ए इज 0, राइट। इसको क्या लिख लेता हूं, वेलोसिटी एट ए इज 0, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, जैसे से नीचे आता जाएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, राइट। तो इधर वेलोसिटी भी गेन किया है और कुछ हाइट पे भी है, तो इस पॉइंट पे दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो चलो देखते हैं दोनों एनर्जीज कैसी होंगी। तो अगर पॉइंट बी की बात करें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, अगर मैं बात करूं तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहां से यहां भी मैं लिख देता हूं पॉइंट ए। चलो अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की बात करते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखो तो mg और ये वाला हाइट लेंगे h माइनस एक्स, राइट, mg इंटू h माइनस एक्स, ओके, प्लस व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m वेलोसिटी एट b का होल स्क्वायर। अब वेलोसिटी एट b निकालनी है हमें, वेलोसिटी एट b का होल स्क्वायर, तो अब वेलोसिटी एट b निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट b कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एट b ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, तो क्या मैं लगा सकता हूं v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी vb स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, a क्या था नीचे की तरफ g है और s क्या था, s इज नथिंग बट डिस्टेंस, कौन सा, x, वो लिख सकता हूं मैं x। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी एट b। तो जब इसको लिखेंगे टोटल एनर्जी एट b विल बी इक्वल टू mg, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा h होगा माइनस mg, ये हो जाएगा x प्लस हाफ m, vb स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2gx, तो 2 से 2 चला जाएगा, माइनस mgx प्लस mgx भी चला जाएगा, बचेगा क्या, mgh। तो टोटल एनर्जी एट b विल बी इक्वल टू mg इंटू h। ओह वाओ, ए पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई थी, mgh, और b पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई है, mgh, और c पे चेक कर लेते हैं कि कितनी आएगी। अगर वो mgh आई तो हमारा जो लॉ था वो प्रूफ हो जाएगा और सही हो जाएगा। अब देखते हैं टोटल एनर्जी एट c। अब अगर पॉइंट c पे देखो, टोटल एनर्जी एट c की अगर बात करूं, टोटल एनर्जी एट c क्या होगा भाई, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट c प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c। तो टोटल एनर्जी एट c विल बी इक्वल टू, अब c पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे देखें तो ये ग्राउंड पे है, तो कुछ हाइट पे नहीं है, ग्राउंड से कुछ भी हाइट पे नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 0, क्योंकि हाइट क्या है हमारी, 0 है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ m vc स्क्वायर। अब vc क्या होगा, इधर से देखता हूं मैं, अब इनिशियल पॉइंट आप b को भी मान सकते हो, यहाँ पे भी हमें वेलोसिटी पता है, राइट, और आप a को भी मान सकते हो। मैं a को क्यों मान रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो a को इनिशियल, c को फाइनल मान लेता हूं मैं, चलो। तो अगर देखें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की अगर बात करूं तो u 0 हो जाएगा, क्योंकि a पे पॉइंट क्या है, वेलोसिटी विल बी 0 एट पॉइंट a, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a से c तक का डिस्टेंस कितना है, टोटली h है, इसको मैं लिख सकता हूं h। तो यहां से अगर सॉल्व करूंगा टोटल एनर्जी एट c विल बी इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर क्या है, vc स्क्वायर है 2gh, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट c विल आल्सो बी इक्वल टू mg इंटू h। तो ये कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को चेंज करते होंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से दूर जाता जाएगा उस हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर अगर बात करें यानी ग्राउंड पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं कि जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात करें तो वो कंजर्व होगी कहां पे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कहीं भी बात करो, किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे भी मैं बात करता तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी mgh निकल के आती, यानी टोटल एनर्जी। इस पॉइंट पे बात करता तो वहां भी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आती, mgh आती, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। तो मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो था p, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, 20% से इंक्रीज हुआ है, मतलब p प्लस 20% ऑफ p, राइट। p था उसमें और 20% इंक्रीज हुआ है, यानी p फाइनल कितना हो जाएगा, p प्लस 20% को क्या लिख सकता हूं मैं, 20/100 ऑफ p। तो ये कितना हो जाएगा, p फाइनल विल बी इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 120/100 p, तो ये हो जाएगा 6/5। तो p फाइनल विल बी 6/5 टाइम्स ऑफ p इनिशियल, 6/5 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। ओके, चलो ये हो गया। Now what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? अब काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। ओके, अब इसके टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, तो अब यहां से हमें मोमेंटम दिया हुआ है, मास भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो क्या मैं मोमेंटम को mv लिख सकता हूं, हमें पता है कि मोमेंटम क्या है, mv के बराबर। तो यहां से अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो m इंटू m क्या होगा, m² v² विल बी p²। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली होगी वो हो जाएगी हमारी p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी हमारी, p²/2m। डन। ओके, अब अगर बात करते हैं फाइनल की, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू p फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है, तो व्हाट इज p फाइनल, p फाइनल इज 6/5 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। तो 6 का स्क्वायर होगा 36/25 टाइम्स ऑफ p इनिशियल डिवाइड बाय 2m। तो p² इनिशियल डिवाइड बाय 2m। अब p²/2m क्या है, p²/2m है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या मैं लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 36/25 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आ गई फाइनल। अब हमें चाहिए क्या, कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, कितना इंक्रीज हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। इतने परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 करेंगे तो उतना इंक्रीज हुआ होगा। देखते हैं फाइनल कितनी है, फाइनल है 36/25 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 36/25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ठीक है, ओके। तो अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 36 - 25 विल बी 11। तो 11/25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल चला जाएगा, तो 25 इंटू 4 टाइम्स 100 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। 11 4 जा 44%। कितना इंक्रीज आया, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, 44%, यानी 44% ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर 20% ऑफ इंक्रीज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम में 20% इंक्रीज होगा तो 44% इंक्रीज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी, यानी 44% इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास 1 ग्राम। मास कितना है, मास है 1 ग्राम। ओके, फॉलिंग एट अ हाइट ऑफ, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 ग्राम मतलब कितने केजी, 10⁻³ केजी। ओके, हाइट कितनी है, 1 किलोमीटर है, यानी कितने मीटर, 1000 मीटर। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से हिट कर रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है। ओके, टेक द जी कांस्टेंट वैल्यू एज 10। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टेंस फोर्स।
सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. हाँ, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा mg इनटू डिस्टेंस कितना है, h ट्रैवल कर रहा है, यानी इतनी हाइट से पड़ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा, मास कितना है 10 पावर माइनस 3 इनटू g इज 10 इनटू h कितना है 10 पावर यानी 10 पावर प्लस 3, 1000 बोलने का मतलब क्या है 10 पावर प्लस 3, 10 पावर माइनस 3 और प्लस 3 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट 10 न्यूटन. डन. ओके, चलो अब ड्रॉप जो है फॉल हो रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मैं मान सकता हूं 0 है, फाइनल वेलोसिटी 50 है. चलो देखते हैं. अब हमें पता है और हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस फोर्स. अब रेसिस्टेंस फोर्स के लिए हमें यह पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं मैं. अब इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी 0, इनिशियली इसके पास एनर्जी होगी ही नहीं, तो इसको मैं कह सकता हूं 0. अब ऑल फोर्सेस कौन से हैं, एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन, दूसरा है एयर रेसिस्टेंस की वजह से वर्क डन, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर. चलो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना मिला 10 प्लस एयर रेसिस्टेंस की वजह से निकालना है इज इक्वल टू हाफ एम कितना था, मास है हमारे पास 10 पावर माइनस 3 kg into 10 to the power minus 3 10 पावर माइनस 3 into v कितना है, v है 50, राइट, v है हमारा 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, कितना होगा 2500. डन. ओके, अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो अच्छा देखो एक मिनट, तो ये 3 जीरोस अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, राइट, ये हो जाएगा हमारा 2.5, राइट. तो जब ये इधर आएगा WA इज इक्वल टू 2.5 by 2 इज 1.25, राइट, कितना हो जाएगा 1.25, ये इधर आएगा -10, ठीक है. तो 1.25 माइनस 10 विल बी इक्वल टू -8.75 जूल. इतना वर्क जो है वो हो रहा है, सॉरी इधर मैंने न्यूटन लिखा हुआ है, राइट, सॉरी ये जूल आएगा, इतने जूल ऑफ वर्क हमारा हो रहा होगा -8.75 जूल, ठीक है. डन. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ए बॉडी ऑफ मास 4 kg, मास गिवन है कितना 4 kg, इनिशियली एट रेस्ट सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, कितने न्यूटन, फोर्स है हमारा 16 न्यूटन. ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स, 10 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, ये है फॉर्मूला. ओके, तो अब हाफ एम वी स्क्वायर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले तो एम गिवन है, वी निकालना है, तो क्या हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अच्छा, इनिशियली रेस्ट पे है तो u क्या हो जाएगा 0, तो v इज इक्वल टू व्हाट इज a इज f बाई m इंटू टी, तो v इज इक्वल टू f कितना है 16 बाई m कितना है 4 इंटू टी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16, तो v विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई हमारी वेलोसिटी, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ व्हाट इज m, m इज 4, v कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स 2 into 1600 विल बी 3200 जूल ऑफ एनर्जी. इतनी जूल ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है. डन. हाँ डन, सेकेंड एंड थर्ड. चलो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट, springs A and B are identical except that A is stiffer than B. अगर A B से स्टिफ होगा तो जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स कितना है हमारा, स्प्रिंग फोर्स है kx. अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो यहाँ पे जो k है वो हो जाएगा ज्यादा, किसका, जो ज्यादा स्टिफ होगा उसका k क्या होगा ज्यादा, यानी k ऑफ A विल बी ग्रेटर देन k ऑफ B, ये याद रखो. चलो
इन विच स्प्रिंग मोर वर्क एक्सपीरियंस इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। अब फोर्स क्या है, सेम है, तो कौन सी स्प्रिंग में जो है ज्यादा वर्क हो रहा होगा। चलो वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, चलो अब अगर देखूं मैं तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां से एक्स को लिख सकता हूं एफ बाई के, यहां से लिख सकता हूं एफ बाई के का होल स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के इंटू एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो एक के से के चला जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2k। अब यहां से उसने कहा है कि फोर्स क्या है, सेम है, और 2 भी कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या मैं कह सकता हूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब जिसका के ज्यादा होगा उसका वर्क क्या, उस वो वर्क क्या करेगा, कम करेगा। इन विच स्प्रिंग मोर वर्क इज एक्सपीरियंस। तो देखो जिसका के कम होगा वो ज्यादा वर्क करेगा, तो मतलब के किसका कम है, बी का। या तो सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज कह सकते हैं, देखो ऐसे ही कह सकता हूं कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। उसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब अगर के ज्यादा है तो वर्क हमारा कम होगा, अगर के कम है तो वर्क हमारा क्या होगा, ज्यादा। तो के कम किसका है, हमें चाहिए मोर वर्क, के कम किसका है, बी का। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय बी विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय ए। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास कितना है 10 kg, is moving in x direction with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इनिशियली, राइट, इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। ओके नेक्स्ट, इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ दिस वन। फोर्स कितना गिवन है, फोर्स गिवन है -0.1 x जूल पर मीटर। जूल पर मीटर भी फोर्स की यूनिट होगी। ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ x इज इक्वल टू 20 टू x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो x इनिशियल कितना है 20 मीटर और x फाइनल कितना है हमारा 30 मीटर। ओके, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इजी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें यह पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम 20 टू 30 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो कर लेते हैं। तो अब एफ क्या है हमारा, एफ है -0.1 x dx। ठीक है, फ्रॉम 20 टू 30 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें फाइंड करनी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा पहले यहां से निकाल लूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहीं निकाल लेता हूं। चलो यहां देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ एम कितना है 10, यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा हमारा 500। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी 500। चलो ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी 500। ओके, अब इसमें से 0.1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, -0.1 बाहर ले लेता हूं मैं, अंदर बचेगा x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 20 टू 30 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। ओके, अब ये 2 भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी -0.1 बाई 2 इज कांस्टेंट। अंदर बचेगा पहले x स्क्वायर, उसको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 30 का स्क्वायर 900 माइनस लोअर लिमिट 30 का स्क्वायर 900 है, 30 इंटू 3 इज 90, हाँ 30 का स्क्वायर 900 होगा। चलो 20 का स्क्वायर 400, राइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। ठीक है, चलो देखता हूं, ये बच गया -0.1 बाई 2 इंटू 900 माइनस 400 इज 500। सही है, 900 माइनस 400 कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। चलो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 250। अब 250 इंटू 0.1 विल बी 25 माइनस 25 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। अब माइनस 500 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा +500, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 500 माइनस 25, दैट इज नथिंग बट 475 जूल। इतनी हो जाएगी हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फोर्स जो है रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव फोर्स मतलब पीछे की तरफ लग रहा है। अगर एक बॉडी आगे की तरफ जा रही है यानी स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही थी, अगर हम लोग पीछे की तरफ लगाएंगे तो यानी रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। उसकी वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी में हमारी डिक्रीज आया, यानी 500 से कितनी हो गई? 475 जूल हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 kg and 12 kg. ओके, एक बड़ा बॉम्ब था 30 kg का, ये स्प्लिट हो गया दो पीसेस में, एक 18 kg और दूसरा 12 kg। ओके, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज, अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी v2। v1 हमारा 6 है तो v2 निकालनी होगी, उसके बाद हाफ mv² कर लेंगे। अच्छा, अब बॉम्ब एक्सप्लोडिंग केस में क्या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा हमारा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जो है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, यानी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल क्या है? इनिशियल इसका मोमेंटम देखना, इसका मोमेंटम क्या है? 30 इंटू यू। मोमेंटम का फॉर्मूला है mv, याद रखेंगे 30 इंटू यू। अरे 30 इंटू यू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इन दोनों की वजह से होगा, एक तो इसकी वजह से कितना 18 इंटू 6 प्लस इसकी वजह से 12 इंटू v2 जो कि हमें फाइंड करना है। ओके, अब 30 इंटू यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 18 6 जा कितना है? 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 यानी 108 हो जाएगा, राइट। ओके, प्लस 12 v2। अब ये 108 अगर इधर जाएगा तो माइनस 108 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 12 विल बी इक्वल टू v2। 12 9 जा 108। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? v2 विल बी इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल जो है मूव हो रहा होगा। ठीक है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये आगे जा रहा होगा तो ये वाला पीछे आ रहा होगा मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। डन, चलो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg मास इज हाफ m v2²। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m कितना है इसका? 12 kg। v कितना है? v2 है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस 9 का भी प्लस 81 ही होगा। ओके, तो 2 6 8 12, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? 12 इंटू 81, सॉरी 6 इंटू 81, तो कितनी हो जाएगी? 486 जूल। कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 486 जूल। किसकी? सेकेंड वाले पार्टिकल यानी 12 kg मास की। इसकी 12 kg मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी? 486 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास पूछा है। इजी। पहले हम लोगों ने क्या किया? मोमेंटम कंजर्व किया, उसके हिसाब से v2 निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया। इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ रेलवे कैरियज ऑफ मास 9000 kg। मास कितना है? 9000 kg। ओके, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे एक रेलवे है कैरियज जो कि है 9000 kg का। कितनी स्पीड से जा रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ओके, कोलाइड विद द स्टेशनरी कैरियज ऑफ द सेम मास। ओह, एक स्टेशनरी कैरियज भी इधर रखा हुआ है जिसका ये मास सेम है 9000 kg। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जो है v2 इज 0, v1 इतना है, v1 इतना है। ओके, नो आफ्टर कोलिजन, कोलाइड होने के बाद कैरियर्स गेट्स कपल्ड एंड मूव टुगेदर। बाद में क्या हुआ? कोलाइड होने के बाद ये दोनों एक बन गए, एक कपल बन गए। तो 9000 प्लस 9000 कितना होगा? 18000 मास हो जाएगा इसका। और मूव टुगेदर, व्हाट इज देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन? मतलब मूव टुगेदर मतलब एक ही वेलोसिटी से मूव होगी, राइट। कॉमन वेलोसिटी v, तो वो क्या होगी? एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे उसकी वैल्यू के लिए। तो इनिशियली जितना मोमेंटम होगा फाइनली भी सेम मोमेंटम, यानी p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। व्हाट इज p इनिशियल? m1 v1
क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m मान लेता हूं मैं इसका, चलो टोटल मास को क्या मान रहा हूं इसके, m मान रहा हूं मैं, m इंटू v, ठीक है, जो कि m1 प्लस m2 है, m इज नथिंग बट m1 प्लस m2, ठीक है, जो कि 18,000। चलो व्हाट इज m1 9,000 इनटू व्हाट इज v1 36 किलोमीटर पर आवर। अगर हम वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकालें तो हमें मिलेगी किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। चलो तो वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलो तो 10 हो जाएगी, प्लस v2 इज 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू व्हाट इज m इज 18,000 इनटू वेलोसिटी v, ठीक है। अब देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 गए, 9 1 जार 9 2 जार, फिर 2 1 जार 2 5 जार, तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कॉमन वेलोसिटी दोनों की कितनी हो गई, जो है 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अच्छा तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज। अब कोलिजन के लिए हमें ये एक चीज जाननी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर देखो हमारे पास दो टाइप ऑफ कोलिजन है जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मान लो कि कोई ऐसी बॉडी है जिसका कोलिजन इनिशियली और कोलिजन होने के बाद, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी कोलिजन नहीं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद अगर सेम रही तो उस टाइप के कोलिजन को कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। बट अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली डिफरेंट है, यानी फाइनल वाली की काइनेटिक एनर्जी कम है कंपेयर टू इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ कोलिजन को हम लोग कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो चलते हैं चेक करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, पहले क्या होगी, हाफ m m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि m2 की वजह से क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, इनिशियल हो जाएगी हाफ m1 कितना है 9,000 और v1 कितना था हमारा 10 का स्क्वायर 100, तो ये 2 इंटू 50, 9 5 जा कितना है 45, 2 3 4 जीरो, ठीक है, 4,50,000 जूल, इतने जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें इनिशियली मिली है। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। अगर फाइनल की बात करूं तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि एम कॉमन मास था और वी भी कॉमन स्पीड थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ, व्हाट इज एम 18,000 था, व्हाट वाज वी, वी जो आया वो आया था 9 सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 2 9 जा 18 यानी 90,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 25 इंटू 9 कितना है 25 इंटू 9 225, राइट, 225 1 2 3 जीरो, यानी 2,25,000 जूल। मतलब अगर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है दैट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब ये कौन से टाइप का कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कौन सा कोलिजन हुआ ये, इन इलास्टिक कोलिजन। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, मास कितना है 0.01 kg, किसका मास है ये, बुलेट का, ठीक है, एंड ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। वो स्पीड ऑफ बुलेट कितनी है 500 मीटर पर सेकंड। चलो स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है तो उसको कैपिटल एम लिख लेता हूं मैं, उसका मास कितना है 2 kg है ब्लॉक का, विच इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 5 मीटर। मतलब हो क्या रहा है कि यहां से एक स्ट्रिंग को ऐसे कनेक्ट किया है और ये ब्लॉक है जिसका मास है m, तो इसमें हमारे पास बुलेट है जो कि u वेलोसिटी से जाके इसे हिट कर रही है, ठीक है, ub से हिट कर रही है जिसका मास है mb, ऐसे, ओके। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू बी राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। मतलब ये जो है अगर हिट करने से क्या हुआ, ये यहां तक आ गए ऐसे, तो ये जो हाइट डिफरेंस था इनके बीच का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट डिफरेंस जो था वो 0.1 मीटर हो गया, ओके, यानी h बोल लेता हूं मैं इसको। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट एमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। मतलब जब यहां से ब्लॉक में हिट करने के बाद जब यहां से वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनली, तो वो क्या होगी पूछ रहे हैं, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, राइट? किसकी? इस वाले का आई मीन कौन सा? ब्लॉक की स्पीड निकाल लेते हैं। चलो, या तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, राइट? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। वो बाद में करेंगे, सबसे पहले इन लोगों की स्पीड चाहिए, राइट? अगर इनकी स्पीड नहीं होगी तो मोमेंटम कैसे कंजर्व हो? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो है v, ठीक है? तो v निकाल लिया। अब v के लिए अगर देखें तो इसके पास इनिशियली क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, राइट? ये हिट करते ही क्या हुआ? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो टर्न हुई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बोल सकता हूँ। मतलब हाफ m v स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड टू m g इंटू h। तो m से m चला जाएगा। अब g कितना लेने के लिए बोल रखा है? g बोल रखा है 9.8। तो देखते हैं, यहां से v विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो रूट ऑफ 2g h हो जाएगा, ठीक है? सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू h। h इज हाउ मच? h दिया हुआ है कि 0.1 मीटर ऊपर जा रहा है, तो यानी 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इज 19.6। 19.6 को 0.1 से करेंगे तो आएगा 1.96। 1.96 का रूट कितना होगा? 2 का रूट 1.414 होता है, तो इसका 1.4 होगा। चलो, 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब हमें क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व करना फॉर द स्पीड ऑफ बुलेट, राइट? बुलेट की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है? मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो चलो देखते हैं, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली क्या था? इनिशियली सिर्फ बुलेट मूव हो रही थी, तो इनिशियली मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फाइनली बुलेट एज वेल एज ब्लॉक भी मूव हो रहा है, तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो कि हमें निकालनी है। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? मास ऑफ बुलेट है 10 पावर माइनस 2 kg। तो यहां से 10 पावर माइनस 2 kg इनटू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500। ओके, तो ये 500 प्लस सॉरी इज इक्वल टू कैपिटल एम कितना है? मास ऑफ ब्लॉक इज 2 kg, तो ये है 2 kg इनटू वेलोसिटी कितनी मिली हमें? वेलोसिटी मिली 1.4 प्लस मास ऑफ बुलेट है 10 पावर माइनस 2 अगेन, राइट? इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, चलो, तो अब ये हो जाएगा कितना? डबल जीरो से 10 पावर माइनस 2 चला जाएगा, तो बचेगा 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.4 इज 2.8, राइट? प्लस 0.01 वीबी, सही है? 10 पावर 2 माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 रख लेते, चलो 10 पावर माइनस 2 वीबी। अब ये 2.8 इधर जाएगा तो प्लस 2 माइनस 2.8 हो जाएगा, तो मतलब 10 पावर माइनस 2 वीबी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2.8। तो 10 पावर माइनस 2 वीबी विल बी 5 माइनस 2.8 कितना होगा? 2.2। तो वीबी इज इक्वल टू, ये जब 10 पावर माइनस 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, यानी 2.2 इंटू 10 पावर 2, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 220 मीटर पर सेकेंड। डन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The spring constant of spring shown in the figure is 250 न्यूटन। मतलब K की वैल्यू कितनी है? K is 250 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। X निकालना है कि कितनी स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी। अब इस बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बॉडी क्या कर रही है? इसको दे रही है। स्प्रिंग वो क्या करेगी? बॉडी जाके इसको लगेगी, तो स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, होती जाएगी। कब तक होती जाएगी? जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, राइट? वो अपनी पूरी एनर्जी उसको दे देगी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, राइट? मतलब जो ये काइनेटिक एनर्जी होगी स्प्रिंग के वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, वही वर्क होगा इसके ऊपर, राइट? तो वर्क डन इज नथिंग बट स्प्रिंग एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा? हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। तो हाफ से हाफ चला जाएगा। व्हाट इज m? m इज 5, v कितना है? 15, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू व्हाट इज k? k इज 250 इनटू x स्क्वायर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब 25 के टेबल से करूं तो ये 9 और ये 10 टाइम्स, 5 1 और ये 5 2 सा, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/2, दैट इज नथिंग बट 4.5। तो x कितना हो जाएगा हमारा? रूट ऑफ 4.5।
तो देखते हैं रूट ऑफ 4.5 2.2 लिख लो, ऑलमोस्ट 2.2 के बराबर होगा। ठीक है, इतने मीटर जो है हमारा कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग होगा। इजी, सही है, राइट। 225 25 के टेबल से करेंगे तो 25 10 था, 25 9 था, फिर 5 1 था, 5 10 था, 5 2 था 10। ओके, 2 से करेंगे तो 4.5। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, on a frictionless surface a block of mass capital M moving at speed v, frictionless surface है, collides elastically with another block of same mass, okay, which is initially at rest। मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है M जो कि मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, एक और सेम मास है जिसकी वेलोसिटी है 0, तो इसे जाके ये कोलाइड कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट, ये 0। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज अ स्पीड ऑफ v3। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये बिफोर कोलिजन के बाद, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि जो m था, यानी जो ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक जो था, ठीक है, वो कुछ एंगल पे थीटा पे जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v/3 हो गई। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर कोलिजन, सेकेंड ब्लॉक की स्पीड पूछ रहा है, v2 क्या होगी। सिंपल, हमें मतलब है स्पीड से। चलो तो अब देखते हैं इनिशियल मोमेंटम, फिर से मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, राइट। सॉरी, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं मैं, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसका एंगल आ गया, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए थीटा हमें पता होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम में m × v वेलोसिटी लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहां अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि क्या कहा है इसने, इलास्टिकली। मैंने आपको कहा था कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियली और फाइनली सेम होगी। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली, हाफ m v², इसकी वजह से 0 इज इक्वल टू फाइनली हाफ m v/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v2²। हाफ m हाफ m हाफ m कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v², क्योंकि v/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, v²/9। तो यहां से v2² विल बी इक्वल टू क्या होगा, v² माइनस v²/9। तो ये क्या होगा, v² माइनस v²/9, 9 एलसीएम लेंगे तो 9 v² माइनस v², 8 v²/9, ये हो जाएगा हमारा v2² इज इक्वल टू 8 v²/9। तो जब ये सॉल्व करेंगे v2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 8/9, रूट 8 कितना है, रूट 8 हो जाएगा हमारा 2√2, ये v बचेगा और 9 का रूट है 3, तो ये हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आएगी सेकंड वाले ब्लॉक की। ठीक है, जब कोलिजन जब इलास्टिक कोलिजन होगा तब। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। A ball of mass m, ओके, ये मास m है, is dropped from a height h, height से ड्रॉप कर रहा है on a platform fixed at the top of a vertical spring, एक वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड है तो उसके ऊपर ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने पे क्या हुआ, द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, ये डिप्रेस हो गया, तो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब ये जो कितनी एनर्जी इसे देगा, कौन सी एनर्जी थी इसके पास, ये ब्लॉक के पास, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी, U ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, h प्लस x, व्हाट इज स्प्रिंग एनर्जी, हाफ k x²। ओके, चलो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k इन टर्म्स ऑफ x, वही कुछ भी दिया नहीं हुआ तो इन टर्म्स ऑफ x ही निकाल लेते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, mg 2 इधर आ जाएगा, 2mg h प्लस x डिवाइड बाई x² विल बी इक्वल टू k। सिंपल, 2 इधर जाएगा, 2mg h प्लस x डिवाइड बाई x² विल बी इक्वल टू k। यहां से हमें क्या आ जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bow of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 power minus 2 kg moving with a speed of so much. The bullet gets embedded into the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. Okay, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे थी, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो है 1 मीटर। ठीक,
अब उसके बाद कहा है कि इसका मास जो है वो है 1 kg। अब बुलेट जो है इसका मास है 10 पावर -2 kg। 10 पावर -2 kg और इसकी स्पीड है 2 × 10 पावर 2 kg। अब ये आके क्या कर रहा है, इसमें एम्बेड हो गया, मतलब इसमें फिट हो गया इनटू द बॉब। ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस। अब ये जो है कुछ हाइट पे जाएगा, ठीक है, तो ये हाइट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी होगी। जैसे ही बुलेट आगे लगेगा इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन होगी, तो क्या होगी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, किसका, बुलेट और बॉब का। तो इनिशियली बॉब जो था रेस्ट पे था, बुलेट मूव हो रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम किसके जैसे होगा, बुलेट के जैसे, यानी m ऑफ बुलेट इनटू u ऑफ बुलेट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों मिल गए यानी कॉमन मास m1 प्लस m2, यानी मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब, इनटू जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन वेलोसिटी होगी क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं v। तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है 10 पावर -2, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 2 × 10 पावर -2, 2 × 10 पावर +2। मास ऑफ बुलेट कितना है 10 पावर -2 अगेन, प्लस मास ऑफ बॉब 1 kg, यानी ये 10 पावर -2 को 0.01 लिख सकता हूं मैं kg में, 0.01 प्लस 1 इंटू वी। तो 10 पावर -2 से 10 पावर +2 चला जाएगा, तो बचा इधर 2 इज इक्वल टू 1.01 वी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1.01, इतनी वेलोसिटी होगी। तो निकाल लेते हैं 2 / 1.01 कितना होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा 1.96 समथिंग, 2 / 1.01 1.98, कितनी हो गई है 1.98 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ ये मूव है। अब इसके पास इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कुछ हाइट पे जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। तो क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है m1 प्लस m2, राइट, क्योंकि दोनों मास जा रहे हैं, इंटू जी एच। चलो अब m1 प्लस m2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, राइट, कैंसिल। तो v कितना है, v आया 1.96 का होल स्क्वायर, राइट, 1.98 सॉरी 1.98 इंटू 1 सॉरी 1.98 लिख लेता हूँ, चलो, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जी कितना है 9.8 इंटू h। 9.8 दिया है, जी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग 9.8 या 10 मान सकते हैं, 9.8 मान लेते हैं, चलो। तो कितना होगा, h विल बी इक्वल टू 1.98 इंटू 1.98 कितना होगा, ये होगा 3.9 के बराबर, 1.98 इंटू 1.98 3.92, हाँ 3.92 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 विल बी 19.6। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 19.6 से, तो कितना हो गया, h विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। हाइट कितनी आ गई हमारी 0.2 मीटर आ गई, ठीक है। इतनी हाइट ऊपर वो बॉब जाएगा जैसे ही बुलेट उसमें स्ट्राइक करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट mg hangs from a string of length l। डन। वेट इसका mg है तो मास इसका m होगा, लेंथ l है। आई शो इन द फिगर, ओ फिगर गिवन नहीं है, चलो मैं कर लेता हूं, देखते हैं। अ वेरिएबल फोर्स f which start at 0 and gradually increases is used to pull the object very slowly। f फोर्स है जो कि स्लोली मूव कर रहा है इधर से इधर तक, मान लीजिए कि इधर आ गई बॉडी, ओके, सो दैट द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट ऑल द टाइम्स, हर टाइम क्या है इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। चलो तो f फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट, f मान लेता हूं, until striking makes an angle theta with the vertical, calculate the work done by this force। इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, ओके। चलो अब देखते हैं कि इधर टेंशन लगेगा t, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, तो इधर आएगा हमारा t cos थीटा और इधर आएगा एक कॉमन t sin थीटा, और इसका mg तो नीचे लग ही रहा था, और ये कह रहा है कि हमेशा इक्विलिब्रियम में। अगर हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा तो f should be equal to m, sorry,
t sin थीटा एंड mg शुड बी इक्वल टू t cos थीटा। दोनों को चलो डिवाइड कर लेता हूं, t से t चला जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा विल बी tan थीटा, तो यहां से f क्या आ जाएगा mg tan थीटा। तो अब इसकी वजह से हमें वर्क डन निकालना है। चलो देखते हैं कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन, अच्छा अब फोर्स चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से इधर एक छोटा सा एलिमेंट ले सकता हूं मैं, डीएल एलिमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ds, तो छोटा सा एंगल लेंगे d थीटा अगेन। तो यहां से अगर मैं देखूं तो छोटा सा वर्क डन विल बी इक्वल टू f into ds। what will be ds now? ds will be equal to what is s? arc length is nothing but l into theta, so l into what is theta here? theta is d theta, छोटा सा theta, चलो f ds cos theta। so dw is equal to what is f? f हम लोगों ने देखा कि mg tan theta था, into ds is l d theta into cos theta। चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी w, mg कांस्टेंट है। अच्छा उससे पहले चलो एज इट इज लिख देता हूं, w इंटीग्रेशन ऑफ mg tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, sin थीटा बाई cos थीटा, इस l भी इधर ही लिख देता हूं, into d थीटा into cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा तो बचेगा क्या, w इज इक्वल टू mgl कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, into इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 टू थीटा। इनिशियली कहां था, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री था, उसके बाद कुछ एंगल थीटा हो गया, तो 0 टू थीटा। ओके, सो w इज इक्वल टू mgl कांस्टेंट है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या है, sin थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ cos थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, 0 डिग्री टू थीटा, ठीक है। तो w इज इक्वल टू ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, चलो माइनस mgl इनटू, पहले क्या करेंगे cos थीटा माइनस cos 0, cos 0 कितना है 1 है, तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 होगा, तो ये माइनस cos थीटा होगा। देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू mgl इनटू 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन ड्यू टू दैट। इसकी ये फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, mgl इनटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, टू ब्लॉक्स A एंड B आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है A और B कनेक्टेड है। द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग इज मासलेस एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पूरा नॉर्मली दिया हुआ है। ब्लॉक B स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस, इस पे स्लाइड हो रहा है, ऑफ अ स्टेशनरी ब्लॉक C एंड ब्लॉक A, अच्छा इसके ऊपर ये ब्लॉक B स्लाइड हो रहा है, एंड ब्लॉक A अलोंग द वर्टिकल साइड ऑफ C, मतलब ब्लॉक A ऐसे नीचे आ रहा है और ब्लॉक B ऐसे आगे जा रहा है। ओके, both with the same uniform speed दोनों की सेम है। the coefficient of friction between the block is 0.2, coefficient of friction कितनी है 0.2 है, तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी है, mu is equal to 0.2। the spring constant of the spring is, K कितना है इसका 1960 न्यूटन पर मीटर। ओके, if the mass of the block A is 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg है, then the mass of block B, इसका मास निकालना है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इसके अंदर एनर्जी कितनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो अब इससे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, राइट, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसे mg, और इससे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो इंटरनल फोर्सेस को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें तो mg विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन, तभी जो है बैलेंस होगा, राइट, तभी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कब जाएगा, जब नेट फोर्स जो है उसके ऊपर 0, यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का मतलब क्या, नेट फोर्स शुड बी 0, नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा, यानी फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg, राइट। ओके, तो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n, n क्या था इसका mg, इधर n, तो क्या होगा mbg, उसको लिख सकता हूं मैं mb इनटू g, जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट इज मास ऑफ a, सॉरी ये मास ऑफ a हो जाएगा, मास ऑफ a कितना है 2 kg, ये हो जाएगा 2g के बराबर, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू, सॉरी यहां से mb इज इक्वल टू 2 बाई म्यू, म्यू कितना है, म्यू है 0.2,
इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू 10 kg। कितना हो जाएगा, 10 kg। मास ऑफ बी कितना हो गया हमारा, 10 kg का हो गया। इजी। मास ऑफ ए बी, बी हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी होगी, कितनी होगी, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स कैसे निकालेंगे, यही जो है स्प्रिंग को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो इसका फोर्स mg है, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले हमें निकालना है x को, तो ux इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो ux विल बी इक्वल टू हाफ के एज इज रहेगा। व्हाट इज x? x इज नथिंग बट f बाई k। तो यहां लिख सकता हूं मैं f इज नथिंग बट mg बाई k। तो ये क्या हो जाएगा, ux इज इक्वल टू हाफ के m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर। तो ये k से k चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ux इज इक्वल टू हाफ, m कितना है, m था हमारा 2, सॉरी m था हमारा कितना, m है हमारा 2 kg। देखते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इधर 4 लिख लेता हूँ डायरेक्टली मैं, 4 इंटू 9.8 का स्क्वायर, तो इधर 9.8 इंटू 9.8 लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई के कितना है, 1960। ठीक है, तो अब 2 1 जार 2 2 जार, अब 2 इंटू 9.8 कितना होगा, 19.6। तो ux विल बी इक्वल टू, ऊपर आएगा 19.6 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1960। ठीक है, तो 19.6 को इससे जब करूंगा तो ये 100 टाइम्स आएगा, तो जब इसको डिवाइड करूंगा तो ux विल बी इक्वल टू 0.098। तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं, कौन से देखते हैं। चलो, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट द ऑपोजिशन सच एज फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस। अगर फ्रिक्शन होगा, ऐसे हमारा हाथ गर्म होता है, राइट। क्यों हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि हाथों में गर्मी आती है, दैट इज नथिंग बट हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। केमिकल एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड और अब्सॉर्ब्ड अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब केमिकल्स डालने की वजह से एनर्जी जो अब्सॉर्ब होती है या रिड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। जैसे कि अगर आपको कहीं दर्द है, मूव ट्यूब लगाएंगे, केमिकल लगेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो उस वजह से हमें दर्द क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मतलब वो हो जाएगी हमारी क्या, केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड बाय द सेल्स और बैटरी व्हिच कैन बी यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूं, चार्जिंग ऑफ मोबाइल। इसे लगाएंगे क्या होगा, चार्जर से एनर्जी निकल के कहां पास होगी, मोबाइल में, सिंपल, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, उसको ब्रेक करने में या जोड़ने में जो एनर्जी लगी उसको न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन कहते हैं। तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। साउंड एनर्जी, आवाज की वजह से वाइब्रेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। मतलब साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नथिंग बट साउंड एनर्जी। वेव्स जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी, मतलब अरे ये क्या, लाइट एनर्जी व्हेन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मतलब एटम्स एक्साइट होंगे तो वहां पे लाइट के फॉर्म में वो लोग एनर्जी एमिट करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पावर। व्हाट इज पावर? पावर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए 10 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट डे मैंने कहा कि जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो अब आया, 4 बच्चे थे मेरे पास, 4 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, चारों को मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, बट मुझे देना है सिर्फ एक को, वही जो सबसे बेस्ट करके लाएगा और ज्यादा करके लाएगा। तो जब मैंने नेक्स्ट डे चेक किया तो चारों ने कर रखा था, उसका मतलब क्या हुआ, क्या मुझे चारों को चॉकलेट देना होगा? नहीं, किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये 4 जो थे A B C D, इसको पूछा कि कितने टाइम में किया। इसने कहा 10 क्वेश्चंस को मुझे 30 मिनट्स लगे। B को पूछा कितने टाइम में किया, इसने बोला 20 मिनट्स। C को पूछा, इसने बोला 45 मिनट्स। और D को पूछा, D को बोला तो ये बोल रहा कि 1 आवर में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
तो अब सबसे डिजर्विंग कौन है आप बताइए? डिजर्विंग होगा बी। क्यों? क्योंकि इसने कम टाइम में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो मतलब इसकी जो कैपेसिटी यानी पावर जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज नथिंग बट पावर। पावर क्या है? इट्स डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, कितने टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो मतलब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो हम एनर्जी बाय टाइम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं नोट पॉइंट्स। 1 वाट, 1 वाट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा 1 सेकंड में, उसको तब पावर क्या हो जाएगा हमारा 1 वाट। सिंपल, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, तब हमारा पावर क्या होगा 1 वाट। अब कुछ अदर यूनिट्स देखते हैं किसके, पावर के। तो 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, मेगा मतलब क्या है 10 पावर 6, 10 पावर 6 वाट हो जाएगा। 1 गीगावाट भी आ सकता है, गीगा मतलब 10 पावर 9, 10 पावर 9 हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर इज आल्सो ए यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट के बराबर होगा। ठीक, 1 किलोवाट आर, व्हाट इज किलोवाट आर, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, किलोवाट इंटू आर। किलोवाट किसकी यूनिट है, किलोवाट है यूनिट पावर की। पावर इंटू टाइम की यूनिट किसकी होगी, एनर्जी की। तो इट इज अ लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। इट इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। मतलब 1 किलोवाट आर 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आर। तो ये कितनी हो जाएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये याद रखनी है, बार बार एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि 1 किलोवाट आर कितने जूल के बराबर होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां से पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, वर्क डन को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो सकता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, होगा एफ डॉट वी होगा, क्योंकि एफ डॉट एस राइट, तो एफ डॉट वी होगा। एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एफ वी लिख सकते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, बट ये याद रखना हमें ज्यादा जरूरी है। तो पावर कितना ही था, एनर्जी और पावर। इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीटली होता है समाप्त, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चंस राइट। तो इसमें आप लोगों को यही जानना था कि एनर्जी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और पावर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट आखिरी लेक्चर बचा ये चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। हमारे पास 2 टाइप के कोलिजन है, जो मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया था कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी किस में कम या ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग कोलिजन कहते हैं। कोलिजन क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या डेवलप होंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।